हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी एंड अर्हीनियस इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इस टॉपिक में कोलिजन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था। उसके अलावा थ्रीशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ा था और अर्हीनियस इक्वेशन के डेरिवेशन को समझा था। आज के इस टॉपिक में हम अर्हीनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल ध्यान से समझना है। इस न्यूमेरिकल में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। न्यूमेरिकल कहता है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस। मींस कि जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो केमिकल रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में 30 मिनट लग जाते थे। अब ध्यान से सोचिए कि जब हमने फर्स्ट ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो वहां पे एक टॉपिक आया था हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड में यह कहा गया था कि किसी केमिकल रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जितना समय लग जाता है उसको हम उस रिएक्शन का HLP टी हाफ कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज हो रहा है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है 30 मिनट में। ये 30 मिनट क्या है? ये 30 मिनट उस केमिकल रिएक्शन का टी हाफ है। और ये टी हाफ की वैल्यू कब है? 27 डिग्री सेल्सियस पे। एंड इन 10 मिनट एट 47 डिग्री सेल्सियस, कि अब यही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, यही रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट में। अगर टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है तो ये 10 मिनट क्या है? ये भी हाफ लाइफ पीरियड है, टी हाफ है। 30 मिनट में कंप्लीट होता है 50% रिएक्शन जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी T1 होता है। जब T1 27 है तो टी हाफ 30 मिनट होगा। लेकिन वही रिएक्शन जब 47 डिग्री सेल्सियस पे कराया जाता है तो उसको 50% कंप्लीट होने में केवल 10 मिनट लगते हैं। तो ये टी हाफ है टेम्परेचर T2 पे। और हमें फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम अर्हीनियस इक्वेशन यूज करते हैं जिसमें log K2 अपॉन K1 होता है। वहां पे हमें दो K1 और K2 ये दो रेट कांस्टेंट का वैल्यूज रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें टी हाफ के वैल्यूज दिए हुए हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे। सिंस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट K होता है वो 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि 50% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो टी हाफ का वैल्यू है 30 मिनट। इस टी हाफ की वैल्यू से हम रेट कांस्टेंट K1 फाइंड कर लेंगे। K1 हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, that will be equals to 0.693 upon 30 मिनट, और ये वैल्यू बनकर आ जाएगी 0.0231 मिनट इनवर्स। और ये टी हाफ 30 मिनट कितने टेम्परेचर पे है? 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा T1 पहला टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो ये बन गया 300 केल्विन। पहली कंडीशन यहां पे क्लियर हो गई, पहला केस बन गया। अब दूसरा केस, दूसरी कंडीशन में कहा है कि 50% कंप्लीट इन 10 मिनट एट टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में हमें टी हाफ दिया हुआ है 10 मिनट। इस टी हाफ की हेल्प से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिसको हम कहेंगे K2, 0.693
अपॉन टी हाफ। 0.693 अपॉन टी हाफ है 10 मिनट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी 0.0693 मिनट इनवर्स। और ये रेट कांस्टेंट वैल्यू जिस टेम्परेचर पे आई है T2 दैट इज 47 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो ये बन गया 320 केल्विन। इतना न्यूमेरिकल समझ में आया। अब हम अप्लाई करेंगे अर्हीनियस इक्वेशन का लॉगरिदमिक फंक्शन जो कि होता है log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर। इस एक्सप्रेशन में हम K1 K2 कैपिटल R T1 T2 इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं log ऑफ K2। सेकेंड रेट कांस्टेंट हमारा बन जाता है 0.0693 अपॉन K1 का वैल्यू बन जाता है 0.0231 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई विद कैपिटल R का वैल्यू 8.314 इंटू T2 सेकेंड टेम्परेचर हमारा है 320 और T1 फर्स्ट टेम्परेचर है 300। 320 माइनस 300 अपॉन 300 मल्टीप्लाई विद 320। क्लियर है जी। अब लॉग के फंक्शन को ध्यान से देखो। लॉग में न्यूमरेटर में लिखा है 0.0693, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 0.0231। न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो न्यूमरेटर का डेसिमल डिनोमिनेटर के डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 693 अपॉन 231। थोड़ा ध्यान से देखिए तो 231 से 693 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बन के आएगी 3। सो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा log 3 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई विद 8.314 इंटू 20 अपॉन 300 मल्टीप्लाई विद 320। क्लियर। log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। log 3 का वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन 1 में पुट कर देंगे और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू फाइंड कर देंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू बन के आएगा वो जूल मोल इनवर्स में आएगा। न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। न्यूमेरिकल थोड़ा स्मार्ट है क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल में फर्स्ट ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लिया, साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अर्हीनियस इक्वेशन को भी यूज कर लिया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में बोर्ड्स में पूछा गया है। प्रॉब्लम, द एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन 2HI gives H2 plus I2 is 209.5 किलोजूल मोल इनवर्स एट 581 केल्विन। क्वेश्चन कहता है कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें HI का डीकंपोजिशन हो रहा है। 2HI gives H2 plus I2। इस केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 209.5 किलोजूल मोल इनवर्स है और टेम्परेचर है 581 केल्विन। Calculate the fraction of molecule having energy equal to or greater than activation energy। हमें इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या ग्रेटर हो। प्रीवियस क्लास में हमने इस कंसेप्ट पे बात की थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ग्रेट होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है e⁻⁻⁸ अपॉन RT के। केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा वो वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -EA।
अपॉन आर टी। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट और टी इज टेम्परेचर। तो हम इस कंसर्न न्यूमेरिकल में इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? हमारे पास गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, वो वैल्यू दिया हुआ है 209.5 किलो जूल मोल इनवर्स। एनर्जी का वैल्यू किलो जूल मोल इनवर्स है, इसको हम बेसिक यूनिट जूल में कन्वर्ट करेंगे बाई मल्टीप्लाई 1000। सो ये बन जाएगा 209.5 इंटू 1000 जूल मोल इनवर्स। टेम्परेचर ऑलरेडी हमें केल्विन में गिवन है 581 केल्विन, और हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एक्टिवेशन हुज एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये होता है ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लेट करते हैं, लेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये लेट कर लिया कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो x है। देयरफॉर x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन का हम बोथ साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। बोथ साइड नेचुरल लॉग लेने पर एक्सप्रेशन बन जाता है एल एन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जिसको सॉल्व करने पर बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। नेचुरल लॉग ऑफ ई हम जानते हैं ये 1 होता है। नेचुरल लॉग को जब हम बेस 10 पे कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.303 से। सो नेचुरल लॉग x को जब हम बेस 10 पे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2.303 लॉग ऑफ x इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर टी। इतना क्लियर हो गया? या हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये बन गया हमारा एक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन 1 की हेल्प से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा एक्सप्रेशन है log x इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। log x इक्वल्स टू माइनस ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 209.5 मल्टीप्लाई विद 1000 जूल मोल इनवर्स अपॉन 2.303। कैपिटल आर का वैल्यू हम जानते हैं ये होता है 8.314। टेम्परेचर न्यूमेरिकल में गिवन है 581 केल्विन। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू बनकर आएगा माइनस 18.8323। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि होता है x, जिसको हमने x लेट कर लिया है। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हमें लॉग को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड में लगा देंगे एंटी लॉग। हमारा एक्सप्रेशन था log x इक्वल्स टू माइनस 18.8323, जो कि बन जाएगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 18.8323, और एंटी लॉग का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1.471 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। सो हमारा आंसर बन के आता है कि जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से इक्वल या ग्रेट है उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं उस केमिकल रिएक्शन में, वो है 1.471 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 मॉलिक्यूल्स। यहां तक न्यूमेरिकल क्लियर हो गया? एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। हमसे न्यूमेरिकल में कहा था कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी 209.5 किलो जूल मोल इनवर्स है, टेम्परेचर 581 है। तो हमें उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, उन मॉलिक्यूल्स का अमाउंट पता करना है जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या ग्रेट हो। हम जानते हैं ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन हमेशा एक्सपोनेंशियल के एक्सप्रेशन से निकाला जाता है,
विच इज ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, फिर इसका नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग को बेस 10 पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा log x इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। इस एक्सप्रेशन में सभी वैल्यू पुट करने पर log x का वैल्यू आएगा। हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है तो हम log को राइट साइड पे जब ट्रांसफर करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है। यदि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है, एंटी लॉग का वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम अपना आंसर केवल यहीं पर ही छोड़ के आ जाएंगे। अगर एंटी लॉग का वैल्यू गिवन है तो हम एंटी लॉग का वैल्यू पुट करके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूमेरिकल क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में कहा गया है द कंपोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन K इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स e रेज टू पावर माइनस 28000 केल्विन बाई टेम्परेचर। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी EA। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन का जो कंपोजिशन होता है ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। ये इक्वेशन है K इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स इंटू e रेज टू पावर माइनस 28000 केल्विन पर टेम्परेचर। और हमसे कहा गया है कि इस इक्वेशन की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी EA का वैल्यू फाइंड करना है। हमें एक्टिवेशन एनर्जी EA को फाइंड करना है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। हमने अर्हीनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो अर्हीनियस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि अर्हीनियस इक्वेशन में किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी किया जाता है और उससे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन के आता है जो होता है K इक्वल्स टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। अगर हम अर्हीनियस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें दिखाई देगा कि जो A है, A यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अर्हीनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, A का वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स एंड e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT को अगर हम गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये बन के आएगा e रेज टू पावर माइनस 28000 केल्विन बाई टेम्परेचर। कंपेयरिंग बोथ साइड, हम इन दोनों साइड, इन एक्सपोनेंशियल के एक्सप्रेशन की दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है माइनस EA अपॉन RT इक्वल्स टू माइनस 28000 केल्विन अपॉन टाइम। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना है। हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन होने की वजह से इस इक्वेशन के नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वेशन पॉजिटिव बन जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी हमें फाइंड करना है EA, तो ये हो जाएगा 28000 इंटू RT अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर T से न्यूमरेटर का टेम्परेचर T कैंसिल हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन बनेगा EA इक्वल्स टू 28000 इंटू R का वैल्यू हम जानते हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। R का कांस्टेंट वैल्यू होता है 8.314। EA इक्वल्स टू 8.314 से जब हम 28,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन के आएगा 232,792 जूल मोल इनवर्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाता है 232,792 जूल मोल इनवर्स, या इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो बन जाएगा 232.792 किलो जूल मोल इनवर्स। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है, एक बार फिर से 1 मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हाइड्रोकार्बन के कंपोजिशन की जो रिएक्शन है
वो इस अर्हीनियस इक्वेशन को फॉलो करती है। ये इक्वेशन है 4.5 इंटू 10⁻11 सेकंड इनवर्स इंटू e⁻-2800 k/t। अर्हीनियस इक्वेशन हम जानते हैं ये होती है k इक्वल्स टू a इंटू e⁻-ea/RT। तो हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलके आएगा EA/RT इक्वल्स टू 2800 k/t। इसमें R का वैल्यू पुट करने पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जाता है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन रिएक्शन of N2O5 is given by the following equation: K equals to 2.5 into 10⁻11 second inverse multiplied with e⁻-25000 Kelvin upon time. Calculate EA. इस रिएक्शन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करना है। Calculate EA for this reaction and rate constant if its half life period is 300 minute. ये भी एक स्मार्ट क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस एक क्वेश्चन में अर्हीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया गया है। तो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है k इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाई विद e⁻-25000 केल्विन अपॉन टाइम। हम यूज करेंगे अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन होता है k इक्वल्स टू a इंटू e⁻-ea/RT। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है -EA/RT इक्वल्स टू -2500 केल्विन अपॉन टाइम। बोथ साइड नेगेटिव साइन है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 2500 इंटू R। R का वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा 2500 इंटू 8.314। सॉल्व करने पर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकल के आता है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बन जाता है 207,850 जूल मोल इनवर्स, या हम इसको किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा 207.85 किलो जूल मोल इनवर्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी न्यूमेरिकल के हमारे सेकंड पार्ट में कहा गया है कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट इफ द हाफ लाइफ पीरियड इज 300 मिनट। क्लियर? तो हम जानते हैं कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, हमसे कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है। सिंस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो रेट कांस्टेंट और टी हाफ का रिलेशन होता है k इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। k इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। हाफ लाइफ टाइम गिवन है 300 मिनट, तो k का वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा 0.00231 मिनट इनवर्स, या हम k को लिख सकते हैं 2.31 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में अर्हीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया, उससे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, और हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया, उससे रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करवा लिया। ये क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी।
कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और गिब्स फ्री एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं? हम जानते हैं कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज होने का मीनिंग होता है कि जो केमिकल रिएक्शन ज्यादा समय में कंप्लीट हो रहा था, अब वो केमिकल रिएक्शन कम टाइम में पूरा हो जाएगा, जिससे उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड या रेट इंक्रीज हो जाता है। कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में खुद से कंज्यूम नहीं होते, बल्कि ये एक मीडिएटर का काम करते हैं जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने में हेल्प करते हैं। बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को एक नया रिएक्शन पाथवे प्रोवाइड करता है। एक केमिकल रिएक्शन जिस तरह से प्रोसीड हो रही है, केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड होने में बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कुछ रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इस पाथवे को, इस तरीके को बदल देता है, एक नया तरीका केमिकल रिएक्शन को प्रोवाइड करता है, जिससे केमिकल रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, लोअर कर देता है। हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एक एनर्जी लेवल होता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एक डेफिनिट वैल्यू का एनर्जी चाहिए होता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को लोअर कर देता है, इसको कम कर देता है, जिससे थोड़ी सी ही एनर्जी प्रोवाइड करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन प्रोसीड होती है। उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम भी कम लगेगा और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन पाथवे, एक नया रिएक्शन पाथवे प्रोवाइड करता है और रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। कैटलिस्ट का गिब्स एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कैटलिस्ट गिब्स फ्री एनर्जी को इफेक्ट नहीं करता। फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो किसी भी रिएक्शन में यूज होने वाले कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करती। फ्री एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। सिमिलरली कैटलिस्ट जो होता है किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को भी अफेक्ट नहीं करता। किसी भी रिएक्शन में एब्जॉर्ब होने वाला अमाउंट ऑफ हीट या रिलीज होने वाला अमाउंट ऑफ हीट, इस एंथैल्पी चेंज को भी कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी और अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल की सेकंड क्लास थी। इस सेकंड क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया, कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप सभी ने इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों क्लासेस में डिस्कस किए जा चुके हैं।